नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपके स्कूल लेक्चर और एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और उस कड़ी में जैसा कि हम सबसे पहले आपके स्कूल लेक्चर और एग्ज़ाम के सिलेबस में भू-आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और उस कड़ी में आज का जो अपना टॉपिक है वो है भू संतुलन का टॉपिक। भू संतुलन या इस टॉपिक के लिए आपके सामने शब्द आ सकता है समस्थिति। भू संतुलन या हम कह दें क्या समस्थिति, या इसको हम कह सकते हैं आइसोस्टेसी। तो आज का अपना टॉपिक ये रहेगा कि भू संतुलन या आइसोस्टेसी या समस्थिति क्या है, इसके बारे में विभिन्न लोगों के विचार कौन कौन से हैं, उन सबको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। टॉपिक की यदि हम शुरुआत करें तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करना चाहेंगे कि समस्थिति या भू संतुलन वास्तव में है क्या। इस पृथ्वी के ऊपर हम देखें तो इसके ऊपर कुछ भाग ऊंचे हैं, कुछ भाग नीचे हैं। जैसे ऊंचे पर्वतों के रूप में उठे हुए भाग हैं और कुछ नीचे भाग हैं पठार, मैदान और महासागरीय तली के रूप में। इस पृथ्वी के ऊपर ये सभी ऊंचे नीचे भाग हैं, ये एक साथ संतुलन की स्थिति में कैसे हैं, उसी को हमें देखना है। और उसी को हम जिस टॉपिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या, भू संतुलन या समस्थिति या आइसोस्टेसी। हम यदि इसको परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर ऊंचे उठे और नीचे धंसे भागों के बीच यांत्रिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन या समस्थिति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने इसकी परिभाषा आई कि घूर्णन करती हुई इस पृथ्वी के ऊपर ऊंचे उठे और नीचे धंसे भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय तली आदि में जो संतुलन की दशा है उसको समस्थिति या भू संतुलन कहा जाता है। इसके लिए आइसोस्टेसी जो शब्द है वो सबसे पहले जिस विद्वान ने इस्तेमाल किया था उसका नाम है डटन। डटन ने सबसे पहले 1889 में आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया था। और बहुत बार आपकी कंपटीशन एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि आइसोस्टेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो किसने किया है, डटन ने किया है 1889 में। आइसोस्टेसी की हम बात करें तो आइसोस्टेसी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि एक ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से बना है और उससे आइसोस्टेसियस का अर्थ होता है समान स्थिति। समान स्थिति या हम कह दें समस्थिति या हम कह दें संतुलन की स्थिति। या आप ऐसा भी कह सकते हो साम्य की स्थिति। तो यहां तक की चर्चा में निकलकर हमारे सामने जो सबसे पहली बात आई है वो ये आई है, एक तो कि भू संतुलन या समस्थिति है क्या, इसकी परिभाषा हमने देखी। दूसरा, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो डटन ने किया। और ये आइसोस्टेसी जो कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये किससे बना है, तो ये एक यूनानी भाषा के शब्द आइसोस्टेसिस से बना है, जिसका अर्थ समान स्थिति, समस्थिति या संतुलन की स्थिति या साम्य की स्थिति से है। अब तक इस भू संतुलन के बारे में या साम्य की स्थिति के बारे में जो जो विचार हमारे सामने आए हैं उनको हमें यहाँ पर देखना है और उन्हीं के माध्यम से हम वर्तमान समय तक के संतुलन की दशा को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, हम यदि पृथ्वी पर भू संतुलन की कल्पना करें तो इसके बारे में हमारे सामने जो प्रारंभिक जो मत दिए थे या प्रारंभ में ऐसी जो अवधारणा दी थी उन लोगों के क्या नाम है, उन्होंने क्या प्रयोग किए, ये हमें देखना है। पृथ्वी के ऊपर हमने दो तरीके के जो माप लिए उनसे हमें कुछ भू संतुलन के बारे में आइडिया मिला। और हमने जो दो तरीके के माप लिए उनमें एक तो गुरुत्व मापन में हमें विसंगति मिली और दूसरा अक्षांशीय जो मापन किया
उसमें हमें कुछ त्रुटि मिली। तो देखिए, गुरुत्व मापन और अक्षांशीय मापन के ये जो माप थे, इनके आधार पर हमने भूसंतुलन के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां प्रस्तुत की। गुरुत्व मापन की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो विचार आते हैं इस संदर्भ में वो आते हैं पिएरे बोगर के। पिएरे बोगर नामक विद्वान ने 1735 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका की यात्रा के दौरान वहां के एंडीज पर्वतों में जो चिम्ब्रेजो चोटी है, इस चिम्ब्रेजो चोटी के दोनों तरफ उसने साहुल पिंड लटकाकर उस साहुल का जो सेंटर है, जो कि इसकी नोक है पृथ्वी के केंद्र की ओर जो जानी चाहिए थी, इसके ऊपर इन्होंने इस चिम्ब्रेजो चोटी का प्रभाव देखा। और प्रभाव देखने के बाद में उन्होंने ये कहा कि चिम्ब्रेजो चोटी इस साहुल को, जो कि ठीक ठीक ये पृथ्वी के केंद्र की ओर इंगित होना चाहिए था, इसको ये है चिम्ब्रेजो चोटी कुछ विक्षेपित करती है और ऐसा होने से साहुल कुछ टेढ़ा होता है, इस चिम्ब्रेजो चोटी की तरफ कुछ आकर्षित हो जाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस चिम्ब्रेजो चोटी में जितना द्रव्यमान है, या एंडीज पर्वतों में ये जितना द्रव्यमान है, उसके हिसाब से ये साहुल को जितना आकर्षित करना चाहिए था उतना आकर्षित नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो पदार्थ है, चिम्ब्रेजो में जो पदार्थ है, इस चोटी में जो पदार्थ है, वो बहुत कम घनत्व वाला है। या तो अगर पृथ्वी की बाकी की जो क्रिस्ट है उसके समान ही घनत्व वाला यदि इसमें पदार्थ है, तब तो ये इस साहुल पिंड को ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए था। तो इस चिम्ब्रेजो के नीचे का जो पदार्थ है वो सामान्यतः शायद हल्के पदार्थों से बना होगा, ऐसा पिएरे बोगर ने आइडिया लगाया। दूसरा, इसके साथ साथ ही हम देखें तो अक्षांशीय मापन का जो प्रयास किया है वो देखिए, अक्षांशीय मापन में हमें क्या जानकारी इस संदर्भ में मिली है। अक्षांशीय मापन के लिए हमारे पास एक नया प्रयोग अब हमें देखने को मिलेगा। भारत में हिमालय के दक्षिण में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 2 स्थानों की अक्षांशीय मापन की, और उसके बाद में वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो हमें देखना है। यहाँ पर हमें ये कल्पना कर लें, ये है हिमालय पर्वत, और देखिए हिमालय पर्वत के दक्षिण में उन्होंने 2 स्थानों पर, जिनमें एक जगह का नाम है कल्याण और दूसरी जगह का नाम है कल्याणपुर। कल्याण और कल्याणपुर में 2 जगहों पर उन्होंने गणितीय उपकरणों के माध्यम से और साहुल पिंड के माध्यम से उन्होंने अक्षांशीय मापन किया, और उस अक्षांशीय मापन में उनको कुछ त्रुटि प्राप्त हुई। देखिए क्या त्रुटि उनको प्राप्त हुई। सबसे पहले हम बात कर ले कि यहाँ पर इन दोनों स्थानों के बीच में, कल्याण और कल्याणपुर के बीच में, उन्होंने पहले अक्षांशीय मापन कर लिया, और उसके आधार पर इन दोनों की अक्षांशीय स्थिति जो उनको मिली, उसमें उनको कुछ जो डिफरेंस देखने को मिला, वो यदि हम देखें तो दोनों स्थान एक दूसरे से कितने डिग्री की दूरी पर हैं, ये अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो जो दूसरी विधि उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट की उसको भी हमें देखते हुए चलना है। तो देखिए, पहले उन्होंने यहाँ पर खगोलीय विधि से इनका अक्षांशीय मापन किया, तो दोनों स्थानों के बीच में जो अक्षांशीय अंतराल उनको प्राप्त हुआ वो हुआ था 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकंड का। और जब उन्होंने यहाँ पर
इन दोनों स्थानों पर साहुल पिंड लटकाकर इन स्थानों का अक्षांशीय मापन किया तो देखिए वास्तव में साहुल पिंड इस तरीके से पृथ्वी के केंद्र की ओर इंगित होते हुए लटकना चाहिए था, लेकिन हिमालय ने जैसे ही साहुल पिंड को थोड़ा आकर्षित किया तो ये ठीक ठीक इस स्थिति के बजाय थोड़ा सा हिमालय की तरफ विस्थापित होते हुए लटका। और ये विस्थापन यदि हम देखें तो कल्याणपुर वाले स्थान पर तो कम ही हुआ, लेकिन कल्याण वाले स्थान पर ज्यादा हुआ, क्योंकि ये स्थान हिमालय के ज्यादा नजदीक था और ये स्थान हिमालय से थोड़ा ज्यादा दूर है। तो देखिए गुरुत्व का जो प्रभाव है वो इस स्थान पर ज्यादा हुआ, इस स्थान पर थोड़ा कम हुआ। ऐसा करने से इनकी जो नोक के आधार पर हम नई स्थिति कैलकुलेट करें तो इन दोनों स्थानों की साहुल पिंड से हमें लोकेशन ये मिली, अर्थात साहुल से हमने या त्रिकोणमितीय विधि से हमने जब इनका अक्षांशीय मापन किया तो हमारे पास इनकी अक्षांशीय अंतर जो प्राप्त हुआ वो 5 डिग्री 23 मिनट 42 पॉइंट यहां पर 294 सेकंड प्राप्त हुआ। अब देखिए पहली विधि में जो अक्षांशीय मापन है 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकंड प्राप्त हुआ और साहुल के द्वारा त्रिकोणमितीय विधि से ज्ञात किया तो 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड प्राप्त हुआ। दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस निकालें तो हमें ये जो डिफरेंस प्राप्त हुआ है ये हुआ है 5.236 सेकंड का प्राप्त हुआ है। अब देखिए अगर दोनों जगह ही साहुल समान दूरी तक ही विस्थापित होता तब तो दोनों स्थानों की अक्षांशीय अंतर है वो इतना ही 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकंड ही प्राप्त होता, लेकिन जैसे ही उसने साहुल लटकाया तो कल्याण वाले स्थान पर जो कि हिमालय के निकट था वहां पर साहुल ज्यादा विस्थापित हुआ और दूर वाले स्थान पर थोड़ा कम विस्थापित हुआ। ऐसा करने से जब इन दोनों स्थानों के बीच में जो साहुल से इंगित है उन दोनों स्थानों के बीच में जब अक्षांशीय अंतर निकाला तो वो 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड आया, यानी जो वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ज्यादा अक्षांशीय अंतराल प्राप्त हुआ। तो इससे यह आइडिया तो हो गया कि इस स्थान पर साहुल को हिमालय ने ज्यादा आकर्षित कर लिया और इस स्थान पर कम आकर्षित कर लिया। तो इससे हमें एक आइडिया तो यह हो गया कि इस गुरुत्व के कारण इसने साहुल को आकर्षित किया है अपने आकर्षण शक्ति के प्रभाव से। लेकिन बाद में आर्कडिकॉन प्रेट ने इस एवरेस्ट के इसी प्रयोग को दोहराते हुए कहा कि इन दोनों स्थानों पर साहुल पिंड यदि लटकाया जाए तो दोनों ही जगह पर हिमालय में जितना ये भार है जितना द्रव्यमान है उसके हिसाब से साहुल को जितना आकर्षित करना चाहिए था उसकी तुलना में उसने कम किया है। यहाँ वाला भाग भी हम देखें तो ये साहुल भी थोड़ा सा और ज्यादा आकर्षित होना चाहिए था, और अगर हम इसकी बात करें तो ये और भी ज्यादा आकर्षित होना चाहिए था। और अगर ऐसा होता तब ये डिफरेंस 5.236 सेकंड का ही नहीं, ये डिफरेंस आना चाहिए था 15.885 सेकंड का आना चाहिए था, और आया कितना 5.236। तो उसका कहना यह था कि साहुल को हिमालय जैसे पदार्थ से बना हुआ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था। हिमालय ने अपनी आकर्षण शक्ति के 1/3 भाग से ही इसको आकर्षित किया है। तो इसका मतलब या तो ये है कि हिमालय में जितना आपको द्रव्यमान दिख रहा है उतना नहीं है, कि हिमालय या तो अंदर से खोखला है या वो कुछ हल्के पदार्थों से बना हुआ है, अर्थात हिमालय के अंदर कुछ नीचे वाले भाग में हल्के पदार्थ हैं, तभी वो साहुल को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखिए भूसंतुलन का जो विचार था जिसमें ऊंचे और नीचे भागों में हमें संतुलन स्थापित करना है कि किस तरीके से संतुलन की स्थिति में, उसके लिए हमने गुरुत्व का मापन किया और अक्षांशीय मापन किया। इसमें हमें जो विसंगतियाँ मिली हैं उनके आधार पर हमें थोड़ा सा एक तो ये आइडिया लगा कि शायद पर्वतों में जितना हमें द्रव्यमान दिख रहा है उतना द्रव्यमान नहीं है। अब वास्तव में स्थिति क्या है इसके लिए विभिन्न लोगों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उनमें से चलिए एक एक मत को हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर
भू संतुलन पर जो विचार दिए गए हैं उसमें दो प्रमुख वर्ग हैं, एक प्राट के विचारों का और एक एरी के विचारों का। अगर हम दोनों ही के विचारों को देखें तो आगे कुछ विद्वान और भी हैं जिन्होंने कुछ ने प्राट का समर्थन किया और कुछ ने एरी के विचारों का समर्थन किया है। देखिए, इस कड़ी में हम सबसे पहले यहां पर एरी के विचारों को जान लेते हैं। भूसंतुलन पर एरी का मत क्या है? लगभग 1854 में एरी ने अपना मत दिया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय तली, ये जितना भी कृष्ट है, इस सारे कृष्ट की डेंसिटी, इसका घनत्व एक जैसा ही है, ये एक जैसे ही पदार्थ से बना हुआ है। और भूगर्भ के अंदर जो नीचे वाली परत है उसमें इस कृष्ट की गहराई अलग अलग है। अर्थात पर्वत बहुत ऊंचा है, वो इसलिए संतुलन की स्थिति में है क्योंकि भूगर्भ में उसकी अत्यधिक गहरी जड़ है। उसके साथ में पठार, मैदान, सागरीय तली, ये सब अपनी अपनी ऊंचाई के अनुपात में भूगर्भ के अंदर अपनी गहरी जड़ रखते हैं। जो जितना भाग ऊंचा है उसकी जड़ उतनी ही गहरी है और जो नीचा भाग है उसकी जड़ उतनी ही कम गहरी है। इसीलिए इन सब में हमें संतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसा कहा है किसने? एरी ने। और एरी ने अपनी बात को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग किया है। एक प्रयोग के माध्यम से उसने समझाना चाहा है। उसने एक पारे से भरा पात्र लिया है जिसमें एक ही धातु के, अर्थात समान घनत्व वाले किसी पदार्थ के एक समान मोटाई वाले कुछ टुकड़े लिए हैं, लेकिन उनकी लंबाई अलग अलग ली। और लंबाइयां इस अनुपात में ली है कि हम देखें तो उन सभी समान घनत्व वाले जो भी टुकड़े हैं उनकी हम जो भी लंबाई लेंगे तो देखिए, लंबा टुकड़ा है वो ज़्यादा डूबेगा और छोटा टुकड़ा है वो कम डूबेगा। उसका ऐसा कहना था कि यदि आप एक समान मोटाई वाले एक ही धातु के यदि कुछ टुकड़े लें और उनको पारे के भरे पात्र में यदि हम डुबाएं तो वो एक समान धातु वाले या एक समान पदार्थ वाले वो टुकड़े अपनी लंबाई के अनुसार इस पारे से भरे पात्र में उतनी ही गहराई तक डूबते। इन सब की मोटाई उसने कैसी रखी है? एक समान रखी है। और उसका ऐसा कहना है कि जो टुकड़ा ज्यादा लंबा है वो ज्यादा गहराई तक डूबेगा और जो टुकड़ा छोटा है वो कम गहराई तक डूबेगा। इन सभी टुकड़ों में हम देखें तो लगभग इनका 65% भाग है वो अंदर की तरफ डूबता है और लगभग 35% भाग है वो इनका बाहर की तरफ रहता है। इस प्रयोग के माध्यम से एरी क्या सत्यापित करना चाहते हैं? वो ये सत्यापित करना चाहते हैं कि पर्वत जो कि पृथ्वी पर बहुत ऊंचे हैं उनकी भूगर्भ में बहुत गहरी जड़ है, और पठार और मैदान और सागरीय तली जो पर्वतों की तुलना में कम ऊंचाई वाले हैं उनकी भूगर्भ में कम गहरी जड़ें, और ये अपनी लंबाई के अनुसार ही भूगर्भ में जड़ें रखते हैं, इसीलिए ये संतुलन की स्थिति में है। उसका ऐसा कहना है कि इस पृथ्वी के ऊपर महासागरीय तली, मैदान, पठार, पर्वत, ये सब इसलिए संतुलन की स्थिति में है क्योंकि इसी के अनुपात में इसकी भूगर्भ में गहरी जड़ें हैं। पर्वतों की यदि हम बात करें तो पर्वतों की अधिक गहराई तक जड़ें हैं। पठारों की यदि बात की जाए तो पठारों की कम गहराई वाली जड़ें हैं। मैदान की यदि बात करें तो मैदानों की और भी कम गहराई वाली जड़ें हैं, और महासागरीय तली की बात करें तो इसकी और भी कम गहराई वाली जड़ें हैं। तो ये एरी का मत था। तो एरी ने ऐसा कहा कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय तली, इन सब का घनत्व कैसा है? एक समान है। एक समान इनका घनत्व है और भूगर्भ में इन सब की अपनी अपनी लंबाई के अनुसार गहरी जड़ें। जैसे बर्फ को पानी के ऊपर तैरने के लिए उसके लगभग
7/8 भाग को पानी में डूबना पड़ता है, जब उसका 1/8 भाग बाहर रहता है। ठीक उसी तरीके से पर्वतों की भी बहुत गहरी जड़ है, जिसके कारण वो इस धरातल के ऊपर तैर रहे हैं। पठारों की, मैदानों की, सागरीय तली की क्रमशः इनकी ऊंचाइयों के अनुसार भूगर्भ में गहरी जड़ें हैं। और इस बात को एरी ने एक प्रयोग के माध्यम से साबित किया था, जिसमें उन्होंने एक समान घनत्व वाले कुछ धातु के टुकड़े लिए थे और पारे से भरे पात्र में उनको डुबोया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक पानी से भरे पात्र में एक ही लकड़ी के समान मोटाई वाले लेकिन अलग अलग लंबाई वाले टुकड़े ले लें और उनको डुबाएंगे, तो अपनी जो लंबाई है उसके अनुसार ही गहराई तक डूबेंगे। अर्थात उनका लगभग 35% भाग ऊपर निकल सकता है और 65% भाग उनका नीचे डूब सकता है, ऐसा एरी ने बताया है। तो एरी के इस मत से हमें एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? वो कहता है कि घनत्व समान होता है। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न भूस्तंभों का घनत्व समान होता है, परंतु गहराई अलग अलग होती है। तो एरी की थ्योरी से एक निष्कर्ष निकलता है, एरी के सिद्धांत से, एरी के मत से हमें एक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है बट वेरिंग डेप्थ है। अर्थात गहराई अलग अलग है और घनत्व एक समान है। पर्वत, पठार, मैदान, सागरीय तली सबका घनत्व एक समान है, लेकिन भूगर्भ में इनकी गहराई अलग अलग है। इसलिए ये पृथ्वी के ऊपर सभी के सभी जो हैं वो संतुलन की स्थिति में आए हैं। पर्वत यहां पर खड़े रहने के लिए अधिक गहराई तक नीचे वाली जो परत है, मेंटल है, उसके पदार्थ को हटा देते हैं। पठार और मैदान अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं, इसलिए नीचे वाली मेंटल को अपेक्षाकृत कम हटाते हैं। तो देखिए, इतना सारा ये जो कृष्ण का पर्वत और इसकी जड़ है, इसके बराबर ही पृथ्वी के ऊपर भार डालता है पठार का ये सारा भाग और इसके नीचे का मेंटल का ये भाग, और उसके बराबर ही दबाव पड़ेगा मैदान का इस भाग का और इस जड़ का और उसके नीचे स्थित मेंटल के इस भाग का। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर ये सब संतुलन की स्थिति में बने रहते हैं। ये कहा है किसने? एरी ने। तो ये तो बात होगी एरी के मत की। अब एरी के बाद में जो प्राट ने मत दिया है वो एरी वाले से जस्ट उल्टा है। अगर हम एरी के बाद में आर्कडिकॉन प्राट की बात करें तो प्राट का मत एरी वाले मत से जस्ट अपोजिट है। प्राट ने कहा कि एवरेस्ट ने कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान पर जो शाहुल पिंड से मापन किया था, जिसमें उसको खगोलीय विधि से और त्रिकोणमितीय विधि से दोनों से मापन करने पर शाहुल वाली विधि में 5.236 सेकंड का ज्यादा अंतराल प्राप्त हो गया था। अगर हिमालय जैसा दिख रहा है, जितना आयतन है उसका, उसमें इसी कृष्ण का पदार्थ भरा हुआ है, तब तो वो शाहुल को इतना ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए था कि 15.885 सेकंड की डिफरेंस बन जानी चाहिए थी एंगल में, लेकिन 5.236 सेकंड की बनी। इसका मतलब हिमालय या तो अंदर से खोखला है या वो हल्के पदार्थों से बना हुआ है। तो खोखला होने वाली बात तो प्रमाणित नहीं हो रही है, लेकिन ये बात पर विश्वास किया जा सकता है कि शायद वो कुछ हल्के पदार्थों का बना हुआ होगा। इस आधार पर प्राट एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी भूभाग जितना ऊंचा है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम है, जो भूभाग नीचा है उसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक है। अर्थात पर्वत बहुत ऊंचे हैं तो उनका घनत्व बहुत कम है, पठार पर्वतों से नीचे हैं तो पठारों का घनत्व पर्वतों से अधिक है, मैदान पठारों से भी नीचे हैं तो मैदानों के जो क्रस्ट है उसका घनत्व पठारों से भी अधिक है, और सागरीय तली सबसे नीची है तो उसका घनत्व है वो मैदानों की जो क्रस्ट है उसके घनत्व से भी ज़्यादा है। अर्थात इस आधार पर प्राट एक निष्कर्ष पर पहुंचा है, क्या? ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है।
और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। प्राट पहले निष्कर्ष पर पहुंचा कि पर्वत हल्के पदार्थों से बने हुए हैं और उनकी तुलना में पठार ज़्यादा भारी पदार्थों से बने हुए हैं, मैदान उनसे भी ज़्यादा भारी पदार्थों से बने हुए हैं और महासागरीय तली है वो सबसे ज़्यादा भारी या सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले पदार्थ से बनी हुई है। और भूगर्भ में ये पर्वत, पठार, मैदान ये सब एक समान गहराई तक ही डूबे हुए हैं। पर्वत चूंकि हल्के पदार्थों से बने हुए हैं इसलिए उनका वजन उतना ही है जितना कम ऊंचाई वाले पठारों का है, उतना ही जितना कम ऊंचाई वाले मैदानों का है और उतना ही जितना कम मोटाई वाली महासागरीय कृष्ठ का है। तो चूंकि इन सब का घनत्व अलग अलग है लेकिन पृथ्वी के ऊपर इनका भार सबका एक समान पड़ता है, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचा है लेकिन उसका घनत्व कम है और पठार नीचा है लेकिन उसका घनत्व ज्यादा है। तो ये जो पर्वत के कम घनत्व की क्षतिपूर्ति है ये इसकी ऊंचाई के माध्यम से कर दी जाती है, इसलिए पर्वत का और पठार का, मैदान का, इन सब का पृथ्वी के ऊपर भार जो पड़ता है वो एक समान पड़ता है, इसलिए ये सब भाग संतुलन की स्थिति में बने हुए हैं। और इस बात को समझाने के लिए प्राट ने भी एक प्रयोग किया है। प्राट ने एक पारे से भरे पात्र में अलग अलग घनत्व वाली कुछ धातुओं के टुकड़े लिए, समान मोटाई वाले, लेकिन उनकी लंबाइयां अलग अलग ली और लंबाइयां इस अनुपात में ली कि जिसका घनत्व कम है उसको तो ज़्यादा लंबा ले लिया और जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका छोटा टुकड़ा ले लिया। तो अलग अलग घनत्व वाली उसने कुछ धातुओं के टुकड़े लिए और उनको जब पारे से भरे पात्र में डुबोया तो वो और एक साथ उनको एकत्रित किया तो वो सारे के सारे भूगर्भ में एक समान गहराई तक ही डूबे। ये मान लीजिए किसी एक धातु का टुकड़ा लिया, ये किसी दूसरी धातु का टुकड़ा लिया, ये किसी तीसरी और ज्यादा घनत्व वाली धातु का टुकड़ा लिया और ये मान लीजिए चौथी किसी सबसे ज्यादा घनत्व वाली धातु का टुकड़ा लिया। अब अलग अलग घनत्व वाली इन धातुओं के टुकड़े लेकर जब उसने पारे से भरे इस पात्र में इनको डुबोया तो ये देखा कि ये सब इस पारे में एक समान गहराई तक ही डूबते हैं। एक समान गहराई तक ये डूबते हैं। मान लीजिए ये जो सबसे ऊंचा भाग आपको दिख रहा है इसका हम कह दें कि इसका घनत्व है 2.7। ये इससे थोड़ा नीचा भाग दिख रहा है, इसका हम कह दें घनत्व है 2.8। इसके आगे ये जो भाग दिख रहा है इसका हम कह दें घनत्व है 2.9 और इसका कह दें कि घनत्व है 3.0। अब जो ऊंचा भाग है उसका घनत्व कम है और जो नीचा भाग है उसका घनत्व क्रमशः ज्यादा मिलता जा रहा है। और इन सभी का भार यदि तोला जाए तो इन सभी का भार कैसा है? एक समान है। अब इसी बात को उसने अप्लाई कर दिया पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय कृष्ठ के लिए। पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय तली, इन सब का घनत्व अलग अलग है और भूगर्भ में इनकी हम जड़ें देखें तो भूगर्भ में इनकी सबकी जड़ें एक समान गहराई वाली है, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे महासागरीय कृष्ठ हो। चूंकि ये जो पर्वत है ये कम घनत्व वाले पदार्थ का बना हुआ है, मान लीजिए इसका घनत्व है, पर्वत का घनत्व 2.7 है मान लो, पठार का 2.8 है, मैदान का मान लीजिए 2.9 है और महासागरीय तली का है 3। अलग अलग घनत्व है लेकिन भूगर्भ में ये समान गहराई तक डूबते हैं।
क्योंकि 2.7 घनत्व वाला इतना ऊंचा पर्वत जितना भार रखता है, उतना ही 2.8 घनत्व वाला इतना पठार भार रखेगा, और उतना ही भार 2.9 घनत्व वाला ये मैदान रखेगा, और उतना ही भार 3 घनत्व वाली ये महासागरीय क्रस्ट रखेगी। तो पृथ्वी के ऊपर तो इन सब का भार एक समान पड़ रहा है, इसलिए ये संतुलन की स्थिति में, ऐसा कह रहा है प्राट। एरी ने तो कहा कि सबका घनत्व एक जैसा है और भूगर्भ में उनकी जड़ें अलग अलग गहराई तक हैं। और प्राट क्या कह रहा है कि सबका घनत्व एक समान नहीं है, सबका घनत्व अलग अलग है और भूगर्भ में इन सब की गहराई एक समान है। तो इस आधार पर प्राट की थियरी से अगला जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि गहराई तो होती है कैसी, समान, परंतु घनत्व कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। या हम कह सकते हैं उसने प्रतिपादित किया कि यूनिफॉर्म डेप्थ बट वेरिंग डेंसिटी। और सामान्यतः एरी और प्राट इन दोनों की थियरी में से एक एक बात ही पूछी जाती है। एरी ने कहा है कि समान घनत्व है लेकिन गहराई अलग अलग, और प्राट क्या कह रहा है कि समान गहराई लेकिन घनत्व अलग अलग। अब प्राट की थियरी में उसने ऐसा माना है कि लगभग भूगर्भ में 65 किलोमीटर की गहराई तक ये पर्वत, पठार, मैदान ये सब डूबे हुए हैं। 65 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसा तल है जिसके ऊपर इन पदार्थों का घनत्व अलग अलग है, लेकिन नीचे इन सब का घनत्व एक समान रहता है फिर। और 65 किलोमीटर की गहराई पर स्थित ऐसे एक काल्पनिक तल को हम कह सकते हैं क्षतिपूर्ति तल, या हम कह सकते हैं संतुलन तल। तो प्राट ने ऐसा माना कि लगभग 65 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसा संतुलन तल है जिसके ऊपर इन सभी पदार्थों का, पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, सागरीय क्रस्ट का, इन सब का घनत्व ऊपर तो अलग अलग है, लेकिन उस 65 किलोमीटर की गहराई पर जाकर नीचे उन सब का घनत्व एक समान हो जाता है। तो 65 किलोमीटर की गहराई पर एक संतुलन तल है जिसके सहारे इनके सभी के भार समान रूप से तुल जाते हैं। वो लेवल ऑफ बैलेंस है, वो लेवल ऑफ कंपेंसेशन है, क्षतिपूर्ति का वो तल है। ये मॉडल है किसका, प्राट का। तो भूसंतुलन पर दो मुख्य लोगों के मॉडल आपको देखने, एक एरी का और दूसरा प्राट का। अब बाकी जो लोग हैं वो या तो एरी के समर्थन में होंगे या वो प्राट के समर्थन में होंगे। देखिए बाकी के कौन कौन से लोग हैं। अब हम प्राट के मत के बाद में अगली बात करते हैं। एरी और प्राट के अलावा अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है हैफोर्ड, और दूसरा है उसके साथ में कौन, बोवी। हैफोर्ड और बोवी का मत क्या है। हैफोर्ड और बोवी ने यूएसए की जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, उसका अध्ययन किया और ये पाया, प्रारंभ में उन्होंने ऐसा कहा कि पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय क्रस्ट, इन सब का घनत्व अलग अलग होता है। इन सब का घनत्व अलग अलग होता है और भूगर्भ में देखा जाए तो ये एक समान गहराई तक डूबे हुए हैं। अर्थात जैसी बात प्राट ने कही वैसी ही बात किसने कह दी, हैफोर्ड और बोवी ने कह दी कि घनत्व अलग अलग होता है और एक समान गहराई तक ये डूबे रहते हैं। हैफोर्ड और बोवी ने यह कह दिया कि प्राट ऐसा कह रहा है कि 65 किलोमीटर की गहराई पर एक संतुलन का तल स्थापित हो जाता है, जबकि हैफोर्ड और बोवी ने कहा कि 100 किलोमीटर की गहराई पर एक संतुलन का तल है जिसके ऊपर तो घनत्व अलग अलग है और नीचे घनत्व एक समान रह जाता है। और जैसा प्राट बता रहे हैं उसी के अनुसार इनमें संतुलन की स्थिति स्थापित हो जाती है। यह तो हैफोर्ड और बोवी का प्रारंभिक मत था जो कि किसके समान था, प्राट के समान था। तो हैफोर्ड और बोवी ने जो प्रारंभिक परिकल्पना दी वो किसके समान दी है, प्राट के समान दी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बाद में हैफोर्ड और बोवी ने
अपने विचारों को बदल लिया। हैफोर्ड व बोवी की संशोधित परिकल्पना क्या है? संशोधित परिकल्पना में उन्होंने ऐसा माना है कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय कृष्ण, इन सब का घनत्व कैसा है? समान है। तो प्रारंभ में जो मत दिया वो तो प्राट के समान था, लेकिन बाद में उन्होंने संशोधित बात कही, वो किसके समान कह दी? एरी के समान कह दी कि पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय कृष्ण सबका घनत्व कैसा है? एक समान है। और भूगर्भ में नीचे की ओर हम चलें तो अंदर जाकर 100 किलोमीटर की गहराई तक, वहां पर जाकर नीचे जो पदार्थ है उसका घनत्व हमें अलग अलग मिलना शुरू हो जाता है। वहां पर्वतों के नीचे कम घनत्व वाला पदार्थ जुड़ा हुआ है, पठारों के नीचे उसकी तुलना में अधिक घनत्व वाला पदार्थ जुड़ा हुआ है, मैदानों के नीचे और भी ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ जुड़ा हुआ है, और महासागरीय कृष्ण के नीचे सबसे ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ जुड़ा हुआ है। तो उसका कहना यह था कि 100 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसा क्षतिपूर्ति तल है जिसके ऊपर तो घनत्व एक समान है, लेकिन नीचे घनत्व अलग अलग मिलता है, और 100 किलोमीटर की गहराई पर वहां पर संतुलन स्थापित हो जाता है। ऐसी बात हैफोर्ड व बोवी ने अपनी संशोधित परिकल्पना में कही है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर एक 16 किलोमीटर मोटी पट्टी है। तो क्षतिपूर्ति तल नहीं है, क्षतिपूर्ति मंडल है, जिसमें पर्वतों के नीचे कम घनत्व वाला पदार्थ है, पठारों के नीचे और भी ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ है, मैदानों के नीचे और भी ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ है, और महासागरीय कृष्ण के नीचे सर्वाधिक घनत्व वाला पदार्थ है। और इस क्षतिपूर्ति मंडल के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय कृष्ण ये सब अपनी ऊंचाई के अनुसार अलग अलग गहराई वाली जड़ें रखते हैं। तो ये जो संशोधित परिकल्पना है ये किसके विचारों से मेल खा रही है? एरी के विचारों से मेल खा रही है। तो प्राट की जो परिकल्पना थी और एरी की जो परिकल्पना थी, उन दोनों को देखें तो हैफोर्ड और बोवी ने प्रारंभिक मत तो दिया प्राट के समान, और संशोधित मत किसके समान दिया? एरी के समान दे दिया। उसके बाद में यदि हम बात करें तो हैफोर्ड और बोवी के अलावा अगला व्यक्ति जो भूसंतुलन पर अपने विचार रखता है वो है जोली। जोली का मत है वो लगभग एरी के समान है। जोली ने यह कहा कि पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय कृष्ण इन सब का घनत्व कैसा है? एक समान है। और यही बात संशोधित परिकल्पना में हैफोर्ड और बोवी भी कह रहे थे। वही बात कह दी है किसने? जोली ने। और यह भी कहता है कि भूगर्भ में एक ऐसा तल है जहां पर ऊपर तो घनत्व समान है लेकिन नीचे घनत्व अलग अलग हो जाता है, और नीचे एक वो तल एक लाइन के रूप में नहीं होकर एक मंडल के रूप में है, जिसको उन्होंने नाम दिया है क्षतिपूर्ति मंडल। लेकिन जोली एक बात कह रहे हैं कि प्राट लगभग 65 किलोमीटर की गहराई तक जड़ें बता रहे हैं और वहां पर क्षतिपूर्ति तल बता रहे हैं। हैफोर्ड और बोवी 100 किलोमीटर की गहराई पर इसकी जड़ें बता रहे हैं और वहां पर एक क्षतिपूर्ति मंडल बता रहे हैं। जबकि इतनी गहराई पर तापमान इतना ज़्यादा होता है कि वहां पर इनकी संतुलन, इसकी जो जड़ें हैं वो पिघल सकती हैं। इसलिए ये जो क्षतिपूर्ति मंडल है ये इतना ज़्यादा गहराई पर नहीं है, ये कम गहराई पर है। औसत रूप से इन्होंने ये जो पूरी महाद्वीपीय कृष्ण है इसकी मोटाई लगभग 30-31 किलोमीटर मानी थी जोली ने। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये ध्यान में रखना है कि जोली का जो मत है वो किसके समान है? एरी के समान है। हैफोर्ड और बोवी का प्रारंभिक मत प्राट के समान था, लेकिन बाद का मत एरी के समान था। और जोली का मत है वो पूरी तरीके से किसके समान है? एरी के समान है। जोली के बाद हम अगली परिकल्पना देखें तो अगला व्यक्ति है होम्स। होम्स का ऐसा मानना है
कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय कृष्ठ, ये सारे के सारे कृष्ठ के बने हुए हैं और समान घनत्व वाला पदार्थ है। और भूगर्भ के अंदर इन सभी की जड़ें, यानी भूगर्भ में नीचे वाली जो परत है उसको उसने नाम दिया है कौन सी? अधः स्तर, या हम कह दें सबस्ट्रेटम। होम्स पृथ्वी को दो परतों से बनी हुई मानता है। ऊपर वाली परत को वो क्या कह रहा है? क्रस्ट या भूपर्पटी, और उसके नीचे क्या है? सबस्ट्रेटम। वो कहता है क्रस्ट या भूपर्पटी तो एक समान घनत्व वाले पदार्थ की बनी हुई है और नीचे अधिक घनत्व वाला सबस्ट्रेटम है, और इस सबस्ट्रेटम में ये पर्वत, पठार, मैदान और ये सागरीय तली, ये अलग अलग गहराई तक डूबे हुए हैं। अर्थात भूगर्भ के अंदर या सबस्ट्रेटम के अंदर पर्वतों की जड़ें सर्वाधिक गहरी हैं, पठारों की और कम गहरी हैं, मैदानों की जड़ें और कम गहरी हैं, और सागरीय तली की जड़ें सबसे कम गहरी हैं। अर्थात जो जितना ऊंचा भाग है वो उतनी ही गहराई तक सबस्ट्रेटम को हटा देता है, जो जितना नीचा भाग है वो कम गहराई तक नीचे वाली सबस्ट्रेटम को हटाएगा, और फिर ये पूरी की पूरी जो क्रस्ट है ये नीचे वाली सबस्ट्रेटम पर तैरती रहेगी और संतुलन की स्थिति में रहेगी। ऐसा मानता है कौन? होम्स। तो देखिए होम्स भी क्या कह रहा है कि घनत्व समान है पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, सबका, और भूगर्भ में इनकी जो जड़ें हैं वो अलग अलग गहराई वाली हैं। और यही बात एरी कह रहा था कि घनत्व सबका समान है और जड़ें या गहराई सबकी अलग अलग है। तो इस आधार पर होम्स का मत है वो किसके समान है? एरी के समान है। तो होम्स भी किसका समर्थन कर रहा है? एरी के मत का समर्थन कर रहा है। होम्स के बाद में देखें तो अगला व्यक्ति भूसंतुलन पर जिसके विचार हैं वो है डटन। और डटन ने कोई नया मत नहीं दिया, सीधा सीधा उन्होंने प्राट का समर्थन किया। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का घनत्व अलग अलग है। जो भाग ऊंचा है उसका घनत्व कम है और जो भाग नीचा है उसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए इन सभी का पृथ्वी के ऊपर भार समान पड़ता है और इसलिए ये संतुलन की स्थिति में है। तो डटन के विचार पूरी तरीके से मेल खा रहे हैं किससे? प्राट से। इसके अलावा एक और व्यक्ति जिसका मत हमें देखना है वो है हीस्केनन। हीस्केनन ने प्राट और एरी दोनों के मतों को मिला दिया है और एक नया मत उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। हीस्केनन ऐसा कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी भूस्तंभ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, महासागरीय कृष्ठ है, इन सब का घनत्व अलग अलग है। मान लीजिए 2.7 है, इसका 2.8 है, इसका 2.9 है, इसका मान लीजिए 3 है, सबका घनत्व अलग अलग है। और भूगर्भ के अंदर इन सभी की जो जड़ें हैं, जो गहराई है, वो भी अलग अलग है। पर्वतों की जड़ें ज़्यादा गहरी है, पठारों की कम गहरी है, मैदानों की और कम गहरी है, और महासागरीय कृष्ठ की और भी कम गहरी है। तो घनत्व के मामले में तो वो प्राट का समर्थन कर रहा है, एरी की बात को काट रहा है, और गहराई के मामले में वो एरी की बात का समर्थन कर रहा है, प्राट वाली बात को काट रहा है। तो दोनों की बातों से उन्होंने एक एक बात ग्रहण की। घनत्व में उसने प्राट का समर्थन कर दिया और गहराई में उसने एरी का समर्थन कर दिया। वो कह रहा है कि पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, इन सब का हमें घनत्व अलग अलग मिलता है और एक स्तंभ में भी हर जगह घनत्व एक जैसा नहीं है। जो भाग ऊंचा है उसका घनत्व कम है और जो भाग उसी पर्वत में नीचा है उसका घनत्व ज्यादा है। तो एक स्तंभ में भी ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे आएंगे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। ऐसा ही नहीं कि पर्वतों और पठारों का घनत्व अलग अलग है,
पर्वत में भी ऊंचे भाग का घनत्व कम है और निचले भागों का घनत्व अधिक है। तो एक स्तंभ के अंदर भी घनत्व में परिवर्तन आता है और एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में चलते हैं तब भी घनत्व में परिवर्तन आता है। तो घनत्व सबका अलग अलग है और भूगर्भ में इनकी सबकी गहराई भी अलग अलग है। तो हीस्केनन ने दोनों के मतों को मिक्स कर दिया है। अब तक देखिए, भू संतुलन पर हमने जिन लोगों की बात की है उनमें एक तो है कौन सा, प्राट, और दूसरा है एरी। प्राट के मत का पूरी तरीके से समर्थन किया है किसने? डटन ने। एरी के मत का समर्थन पूरी तरीके से किया है किसने? जोली ने और होम्स ने। हैफोर्ड और बोवी की बात करें तो हैफोर्ड व बोवी, इनका जो प्रारंभिक मत था वो तो किसके समान था? प्राट के समान। और जो संशोधित मत है वो किसके समान था? एरी के समान था। तो प्रारंभिक मत प्राट के समान और संशोधित मत किसके? प्रारंभिक मत प्राट के समान और संशोधित मत किसके समान? एरी के समान है। और इसके अलावा दोनों के मतों को मिक्स जिसने कर दिया उसका नाम है क्या? हीस्केनन। तो इतने लोगों के विचार हमें जानने थे किस पर? भू संतुलन पर या आइसोस्टेसी पर, कि कैसे ये ऊंचे नीचे भाग संतुलन की दशा में है। तो कुछ विद्वान तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग घनत्व है इनका, ऊंचे भागों का घनत्व कम है, नीचे भागों का घनत्व अधिक है, इसलिए भूगर्भ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर उन सबका भार एक समान पड़ रहा है। और दूसरी तरफ एरी जैसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि घनत्व सब स्तंभों का एक जैसा ही है, संतुलन की स्थिति में इसलिए है क्योंकि वो अपनी लंबाई के अनुसार अलग अलग गहराई वाली जड़ें रखते हैं। ये तो बात हुई भू संतुलन की। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ आपको एक और कंसेप्ट अब देखना है, वो है भू संतुलन समायोजन। भू संतुलन समायोजन, या हम कह दें भू संतुलन समंजन, या हम कह दें एडजस्टमेंट। क्या है ये? पृथ्वी के ऊंचे नीचे भाग अभी संतुलन की स्थिति में है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कई प्रक्रम काम करते हैं, जैसे नदी है, पवन है, हिमानी है। ये पदार्थों को एक स्थान से काटते हैं और दूसरे स्थानों पर जमा करते हैं। ऐसा होने से संतुलन की स्थिति समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी जैसे ही असंतुलन होने लगता है तो इसको वापस संतुलित करने की कोशिश करती है। वो कैसे करती है वो हमें देखना है। तो देखिए, इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई पर्वतीय भाग है और यहां से पदार्थ काटकर महासागर में डाला जा रहा है। नदी ने इस पर्वत के ऊपर से यहां से कुछ मटेरियल काटा, अपरदन किया और उस मटेरियल का यहां पर समुद्र की तली में जमाव कर दिया। ऐसा करने से समुद्र की तली है वो थोड़ी नीचे की ओर धंस गई। ऐसा होने से महासागर के नीचे की जो कृष्ट थी वो भी थोड़ी नीचे की ओर धंस गई। और ऐसा होने से नीचे ये जो मेंटल थी, ये तो थी कृष्ट, नीचे ये जो मेंटल थी इसके ऊपर दबाव बढ़ा और मेंटल की ये जो प्लास्टिक नुमा सेलें थी ये दबाव को आगे से आगे स्थानांतरित करती गई। अब जैसे ही यहां से पर्वत के ऊपर से भार हटा तो दबाव कम हुआ। दबाव कम होने से यहां पर पर्वत के नीचे की जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई और यहां पर इसके साथ में आकर ये मेंटल जो यहां से हटा था वो यहां आकर इसके साथ में संयुक्त हो गया। ऐसा होने से यहां से जितने भार का मटेरियल हटा था उतने भार का मेंटल का पदार्थ इसके नीचे जुड़ गया। तो भार कैसा रह गया? बराबर रह गया। मान लीजिए पर्वत के ऊपर से जितना भार का मटेरियल हटाया था उतने ही भार का मटेरियल मेंटल के रूप में आकर इसके नीचे जुड़ गया, तो भार एक समान रह गया।
अब जितना यहां से भार हटाया था वो भार ले जाकर नदी ने किस में डाला? समुद्र की तली में। तो समुद्र की तली पर भार बढ़ा और जितना भार बढ़ा उतनी ही तली नीचे बैठ गई और नीचे बैठकर इसने नीचे वाले मेंटल को उतने ही भार के बराबर यहां से हटा दिया। तो यहां जो मेंटल जुड़ा हुआ था वो उतने ही भार का मेंटल हट गया। तो यहां भी पहले जितना भार था उतना ही रह गया और यहां भी पहले जितना भार था उतना ही रह गया। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर निरंतर अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण पर्वतों के ऊपर का भार हटकर समुद्रों में जाकर जमा होता है। समुद्रों की तली नीचे बैठती है और नीचे बैठकर अपने नीचे के मेंटल को विस्थापित कर देती है, तो उतने के बराबर भार ही वहां से हट जाता है। जितना जमा हुआ समुद्र के अंदर उसके बराबर नीचे से वहां से हट जाता है और वो सारा मेंटल का भाग आगे की ओर स्थानांतरित होता हुआ पर्वत के जड़ों के नीचे जाकर जुड़ जाता है। तो पर्वत के ऊपर से जितना स्थानांतरित हुआ भार उतना ही भार नीचे जाकर पर्वत के नीचे जुड़ जाता है। तो भार यहां पर जितना था उतना ही रह गया और यहां पर भी भार जितना था उतना ही रह गया। ऐसा करके पृथ्वी वापस संतुलन की स्थिति को स्थापित कर लेती है। लेकिन एक चीज देखना, यहां पर जितना भार हटा था उतना भार तो जुड़ गया है, लेकिन पदार्थ जितनी मोटाई में हटा था उतनी मोटाई का पदार्थ यहां पर नहीं जुड़ता, उससे कम मोटाई का जुड़ता है। तो ये जो ऊपर उठता है ये जितना यहां से हटता है, जितनी मोटाई में हटता है उससे थोड़ा सा कम ऊंचाई तक ऊपर उठता है। तो ओवरऑल इसकी ऊंचाई में थोड़ी सी कमी आती जाती है। इसी तरह समुद्र में जितनी मोटाई का पदार्थ जमा होता है भार में तो उसके बराबर नीचे का मेंटल हट जाता है, लेकिन यहां कृष्ठ का पदार्थ जितनी मोटाई में जमा हुआ उससे कुछ कम मोटाई का मेंटल का पदार्थ यहां से हटता है। तो जितना मोटा पदार्थ जमता है तली में धसाव उतनी मोटाई के बजाय उससे थोड़ी कम मोटाई में होता है, लेकिन भार उस पदार्थ का बराबर होता है। ऐसा होने से तली भी यहां पर महासागर की थोड़ी ऊंची रह जाती है और धीरे धीरे पर्वत की ऊंचाई हमें कम देखने को मिल जाती है और महासागर की तली ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी दोनों जगह भार हमें एक जैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिक मोटा कृष्ठ हटेगा और कम मोटाई वाला मेंटल उसके नीचे जुड़ेगा, क्योंकि मेंटल का घनत्व ज्यादा, कृष्ठ का घनत्व कम है। तो अधिक मोटाई वाला कृष्ठ और कम मोटाई वाला मेंटल दोनों का भार कैसा है? एक समान है। तो जितनी मोटाई का यहां पर कृष्ठ हटता है उससे कम मोटाई का मेंटल इसके साथ में जुड़ता है, लेकिन जितना भार का कृष्ठ हटता है उतने ही भार का मेंटल इसके साथ में जुड़ जाता है। तो पृथ्वी यहां से पदार्थों को काटकर समुद्र में डालती है, समुद्र की तली धंसती है, वो पदार्थ मेंटल में से होता है वापस पर्वतों के नीचे आकर जुड़ जाता है। इस तरीके से पृथ्वी असंतुलन उत्पन्न होने लगता है तो उसको वापस समायोजित कर लेती है, समंजित कर लेती है। इस प्रोसेस को हम समायोजन की प्रक्रिया या समंजन की प्रक्रिया या एडजस्टमेंट की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था भू संतुलन का या आइसोस्टेसी का। 3-4 मुख्य प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यही कि आइसोस्टेसी या समस्थिति शब्द किसने दिया है? तो डटन ने दिया। फिर प्राट के विचार क्या है? प्राट कहता है कि घनत्व अलग अलग है और गहराई एक समान है। एरी के विचार क्या है? एरी कहता है कि घनत्व एक समान है लेकिन गहराई अलग अलग है। प्राट के समर्थन में डटन है, एरी के समर्थन में जॉली और होम्स है। हैफोर्ड और बोवी का प्रारंभिक मत प्राट के समान है और संशोधित मत एरी के समान है। और हीस केनन ने प्राट और एरी दोनों के मतों को मिक्स कर दिया। प्राट की घनत्व की बात को सही बता दिया और एरी की गहराई की बात को सही बता दिया। इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर इन सभी विद्वानों ने संतुलन की स्थिति को समझाया है, समस्थिति को समझाया है। और जब इस समस्थिति में परिवर्तन होने लगता है तो पृथ्वी इस प्रक्रिया के माध्यम से पुनः समायोजित होती है। इसको समायोजन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट या आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट इसको कहा जाता है। तो यह आपका आज का आइसोस्टेसी या समस्थिति का टॉपिक था। अगले टॉपिक के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।